नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव के बारे में। दरअसल आज मांडर में मतों की गिनती जारी है और यहां पहले राउंड के बाद कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की अपनी प्रतिद्वंदी यानी कि बीजेपी की गंगोत्री कुजूर से आगे चल रही है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की एआईएमआईएम समर्थित देव कुमार धान के साथ 14 प्रत्याशी खड़े हैं। पंडरा बाजार समिति में हो रही काउंटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मतदान की गिनती 21 राउंड में पूरी होगी। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव के नतीजे दोपहर बाद तक घोषित होने की उम्मीद है। तो बता दें कि मांडर उपचुनाव को लेकर आज काउंटिंग की जा रही है। 23 जून को सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और इस उपचुनाव में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच में मुख्य तौर पर मुकाबला है। और ऐसे में अगर पहले रुझान की बात करें तो इस वक्त पहले राउंड के बाद कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही हैं और अपनी प्रतिद्वंदी बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो मांडर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंडरा बाजार समिति में इस वक्त मतगणना जारी है और लगातार सुबह से ही काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ हर ये कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर इस चुनाव का परिणाम सामने आ सके। बता दें कि शिल्पी नेहा तिर्की कौन है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। कंधों पर पिता की विरासत लिए ये इस बार चुनावी रणभूमि में उतरी हैं पूर्व विधायक बंधु तिर्की के। और ये देखिए, आपको हम दो ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। पहले राउंड की गिनती के बाद 50 वोटों से गंगोत्री कुजूर पीछे चल रही हैं। पहले राउंड की वोटिंग में कुजूर को कितने मत मिले हैं इसकी भी संख्या हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3,940 वोट गंगोत्री कुजूर को मिले और वहीं इधर 3,990 वोट शिल्पी नेहा तिर्की को मिले, यानी कि कुल मिलाकर 50 वोट से इस वक्त शिल्पी नेहा तिर्की पहले राउंड की वोटिंग के बाद आगे आती नजर आ रही है। ये दो बातें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कैसे इन दोनों के बीच में जो काउंटिंग चल रही है इसमें 50 वोटों का फासला इस वक्त नजर आ रहा है। पहले राउंड में गंगोत्री कुजूर पीछे होती नजर आ रही है, 50 वोटों से ये पीछे हैं और उपचुनाव को लेकर पहले से ही काफी तैयारियां की जा रही थी। जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया गया था और इतना ही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने भी चुनावी सभा में हिस्सा लिया और चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया था। और इन सब के बीच हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ अभी इस वक्त के हालात हैं? क्या वो जो फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद अभी क्या कुछ आगे की राउंड में रिजल्ट सामने आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो फर्स्ट राउंड की गिनती समाप्त हुई है उसके बाद 50 मतों का अंतर है। कांग्रेस उम्मीदवार ने शिल्पी नेहा तिर्की आगे हैं और जो अंदर से सूचना आ रही है दूसरे राउंड की भी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अब थोड़ी देर में ही किसे कितना वोट मिला है ये बात सामने आ जाएगी। तीसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। तो जो शुरुआती में हमने कहा था कि थोड़ी लेट से विलंब से काउंटिंग शुरू हुई थी और उसकी वजह से जो रुझान है वो देर से आने शुरू हुए हैं, लेकिन जो शुरुआती रुझान है अगर आप देखें जिस प्रखंड से इसकी शुरुआत हुई है चान्हो प्रखंड है और चान्हो प्रखंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इस इलाके में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर होनी पहले से तय मानी जा रही है, क्योंकि पिछले बार भी जब बंधु तिर्की चुनाव जीते थे तो इस चान्हो प्रखंड से लगभग 3,000 वोट का उन्हें लीड मिला था। जरूर वो लीड में थे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है वो पिछली बार की तरह ही हम कहें तो उसके आसपास ही दिखाई दे रही है जो पहले राउंड की गिनती खत्म हुई है। दूसरे राउंड के जो आंकड़े आएंगे उससे ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी अगले 4 राउंड तक, अगर हम कहें 3 से 4 राउंड तक, ये आंकड़े जो है या फासला जो है वो कम बेसी थोड़ा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए कांटे के टक्कर वाला इलाका है। इसके बाद ये देखना होगा, क्योंकि 4 से 5 राउंड के बाद जब मांडर प्रखंड की शुरुआत होगी काउंटिंग, वहां से कांग्रेस को बहुत उम्मीद है और कांग्रेस ये मान के चल रही है कि वहां से एक अच्छी खासी लीड मिल सकती है। लेकिन अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग का इंतजार करते हैं, उसका परिणाम का इंतजार करते हैं कि कितना आया है, क्योंकि तीसरे राउंड का जो ईवीएम था अब से कुछ देर पहले ही अंदर जा चुका है और अब से कुछ देर के बाद दूसरे राउंड के रुझान सामने आ जाएंगे। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं देव कुमार धान, अगर उनके वोट को अगर आप देखें जिसको एआईएमआईएम का समर्थन भी है, तो जहां
बीजेपी और कांग्रेस 4000 के लमसम में है, 3940 और 3990। वहीं देव कुमार धान को 1585 वोट मिले हैं। तो ये आपको अब ये मार्केबल है, इसको देखना होगा कि ये अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर जाते हैं, इनके वोट में ज़्यादा इजाफा होता है, तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये पहले से तय माना जा रहा है, लेकिन ये तब पता चलेगा जब सेकंड राउंड की गिनती के आंकड़े सामने आ जाएंगे। अविनाश, वहां पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले से ही तैयारियां चल रही थी उपचुनाव को लेकर? नहीं, सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। अगर हम पीछे की ओर दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि किस तरह से, चाहे वो सामने के भी अगर हम तस्वीर को देखें, मेरे ठीक पीछे जहां पर स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के ठीक बगल से इसी रास्ते से अंदर जो 3 हॉल बनाए गए हैं वहां तक ईवीएम को ले जाया जा रहा है। 3 हॉल में 7-7 टेबल लगाए गए हैं। हमने पहले ही कहा कि किस राउंड की काउंटिंग होनी है, 21 टेबल है, तो उसके हिसाब से कहीं से भी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये जो आप सामने बैरिकेडिंग देख रही हैं, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। मीडिया हो या दूसरे जो कर्मचारी हैं जो इस काउंटिंग के लिए पहले से जिनकी ड्यूटी लगी है वो जरूर जाएंगे, लेकिन दूसरे लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार का समर्थन किया जाए, इसे लेकर जेएमएम में दुविधा की स्थिति है। कल समर्थन के मुद्दे पर रांची में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर करीबन 3 घंटे तक पार्टी की बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर 27 जून को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उनसे ही इस मसले पर चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम हेमंत का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलने का कार्यक्रम बना हुआ है और इन मुलाकातों में क्या नतीजा निकलता है, इस बारे में पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को जानकारी दी जाएगी और इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी की एक बार फिर से बैठक भी बुलाई जाएगी और इसके बाद ही किस उम्मीदवार को समर्थन दिया जाए, इस पर औपचारिक रूप से ऐलान किया जाएगा। वैसे पार्टी ने अंतिम फैसले के लिए जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन को अधिकृत किया गया है। चर्चा हुई, अभी निर्णय नहीं हुआ है। अभी जस्ट चर्चा, दोनों बार चर्चा हुई है सभी स्थितियों पर, उसके बाद अभी तक तय नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी एक बार फिर बैठेंगे सबके साथ। द्रौपदी मुर्मू को लेकर आप लोग की राय क्या है? देखिए, वो ट्राइबल लेडी है, सही बात है, झारखंड संथाल हैं और जसवंत सिन्हा जी भी लोकल हैं, इसलिए तमाम बातों पर आपस में चर्चा हुई है, लेकिन अभी इसका निर्णय नहीं हुआ कि हम किधर जाएंगे। अभी समय है, समय उचित निर्णय लिए जाएंगे जो इस राज्य हित में भी होंगे और देश हित में भी होंगे। और एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने जेएमएम अध्यक्ष यानी कि शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की और उनसे समर्थन की अपील की है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हेमंत सोरेन से बात कर यशवंत सिन्हा को समर्थन देने की अपील कर दी है। साथ ही यशवंत सिन्हा ने भी दोनों नेताओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और चुनाव में समर्थन देने का आग्रह किया। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और तृणमूल अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी संपर्क साधा था और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की अपील की थी। और गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवैध कोयले के उत्खनन पर सीसीएल और मुफस्सिल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां भूतनाथ और ओपन कास्ट में अवैध कोयले के उत्खनन की सूचना मिली थी और इस दौरान पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध रूप से चल रहे दर्जन भर से ज्यादा कोयला खंता को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि इन इलाकों में कोयले की अवैध माइनिंग खंतों के माध्यम से धड़ल्ले से की जा रही है, जिसके बाद कोयले को रात के अंधेरे में बैलगाड़ी और मोटरसाइकिल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके बिहार भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर कोयले महंगे दामों में बिकते हैं। हालांकि हैरत की बात तो यह है कि कार्रवाई करने के बावजूद कोयले की अवैध माइनिंग पर लगाम नहीं लग पा रहा। सीसीएल गिरिडीह परियोजना के ओपन कास्ट कोल माइंस के एरिया में है और उसके सटे एरिया है भूतनाथ और सती घाट में। तो भूतनाथ एरिया में और जो एक पंप एरिया बोला जाता है, वहाँ कुछ अवैध इलीगल कोल पीट होता है, उसका
बनाकर कोयला चोरी करने की सूचना मिल रही थी। तो सूचना के आलोक में हम और थाना प्रभारी मुफस्सिल जो परियोजना पदाधिकारी हैं श्री संजय सिंह, हम लोग सभी मिलकर यहाँ जिन जगहों को देखा और यहाँ क्रूजिंग की कार्रवाई की जा रही है। और साहिबगंज के बरहेट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर नेशनल संथान लिबरेशन आर्मी के सरगना यानी कि रोहित मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित मुर्मू अपने साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा और सूचना के आधार पर पुलिस ने बोरियो थाना क्षेत्र की पीपा टोल अप्रोल गांव में छापेमारी की और रोहित मुर्मू और उसके साथी यानी कि संजू बास्की को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 देसी राइफल, 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान जंगलों का फायदा उठाकर 5 से 6 आरोपी भागने में कामयाब रहे। पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ गोड्डा और साहिबगंज के कई थानों में मामले दर्ज हैं। सूचना के आधार पर आए जगह की उनके द्वारा तलाशी एवं छापेमारी की गई, जहां 5-6 आदमी भागते हुए दिखाई पड़े, जिसमें 2 आदमी को इनके द्वारा सशस्त्र बल के सहयोग से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से ये नाजायज देसी राइफल एवं कट्टा उनके पास से बरामद किया गया। और देखिए, इसी बीच वाराणसी से आपको बड़ी खबर बता दी, सीएम योगी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ की चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दरअसल ये लैंडिंग इस वजह से कराई गई क्योंकि पक्षी हेलीकॉप्टर से टकरा गया, चॉपर से टकरा गया और इसी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार इमरजेंसी लैंडिंग चॉपर की कराई जा रही है। पक्षी के टकराने की वजह से ये लैंडिंग आपातकाल स्थिति में करानी पड़ी। यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ सुरक्षित हैं। वाराणसी से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी के चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार ये चॉपर हवा में उड़ता तो जरूर है, लेकिन आपातकाल स्थिति में जब पक्षी इस चॉपर से टकरा जाता है उसके बाद इस चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। और इस चॉपर में यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ सवार थे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी भी हताहत की खबर सामने नहीं आई है। योगी आदित्यनाथ पूरी तौर पर सुरक्षित है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरजेंसी लैंडिंग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चॉपर की कराई गई है। दरअसल इस चॉपर से, इस हेलीकॉप्टर से एक पक्षी टकरा गया, जिसके बाद आपातकाल स्थिति में इस चॉपर का इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और इस बार झारखंड समेत बिहार, यूपी में आम की पैदावार कम होने से बाजार में आम महंगे दाम पर बिक रहे। बाजार में लंगड़ा, दशहरी, चौसा और मिठुआ आम 70 से लेकर 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। फिलहाल रामगढ़ के फल मंडी में कम आवक होने से लोगों को महंगे दर पर आम खरीदने को मजबूर वो हैं। और फल मंडी से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ के बाजार समिति स्थित फल मंडी में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर आम आ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार यूपी, बिहार और झारखंड में आम का फसल कम हुआ है। इसका असर बाज़ारों में देखा जा रहा है और आम 70 से 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। अभी जो आम देख रहे हैं ये यूपी से आया है और ये लंगड़ा नस्ल का आम है। यहाँ पर सीधे बात कराते हैं थोक व्यापारी से, क्या कारण है इस बार आम महंगा होने के कारण? इधर फसल ही कम हुआ है और अब सिर्फ यूपी के एरिया का आम बच रहा है। इस कारण रेट वहाँ भी टाइट है, लोडिंग पॉइंट में भी, इसलिए हम लोग मजबूरन है बेचना टाइट। कौन कौन सा वैरायटी आ रहा है? अभी फिलहाल लंगड़ा और दशहरी, और थोड़ा दिनों बाद चौसा आएगा और अचानक से आम खत्म भी हो सकता है 15-20 दिनों में। ऐसा कुछ नहीं है कि चलते ही रहेगा 1.5 महीना 2 महीना। अच्छा, अभी 2 वैरायटी का आम यहाँ पर आ रहा है? हाँ, मेनली लंगड़ा और दशहरी। तो बाजार में आम महंगा होने का कारण क्या है? फसल ही कम हुआ है इस बार। वो कारण हर एक एरिया का फसल कम था, चाहे वो आंध्रा का आम का बात किया जाए, चाहे बिहार का, चाहे यूपी का, किसी भी जगह का आम इस बार कम हुआ है। पहले यहाँ पर कहाँ का आम पहुँचता है इस मंडी में? इसमें आंध्रा का, यूपी का, बिहार का, बंगाल का वैरायटी आता है साउथ से? आंध्रा से मेनली जो वैरायटी है वो बैगनफली, तोतापुरी और गुलाब खास। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पहले आंध्रा से आम आता है, बैगनफली आप समझ सकते हैं बाज़ार में काफ़ी मशहूर है। एक और विक्रेता से बात कराते हैं, बताइए क्या दिक्कत है इस बार आम को लेकर? आम बाज़ार में महंगा बिक रहा है थोड़ा, और महंगा बिकने का कारण यही है कि आम कम आया इस बार। फसल कम हुआ तो कम तो आना है,
इसके कारण थोड़ा बाज़ार में दिक्कत चल रहा है, महंगाई का रेट चल रहा है, लोगों को महंगा आम खरीदना पड़ रहा है, यही दिक्कत है। बाजार में क्या रेट चल रहा है अभी खुदरा? अभी खुदरा में लंगड़ा बढ़िया 80 से 100 रुपये किलो। 80 से 100 रुपये। 80 100। तो आप समझ सकते हैं बाजार में लंगड़ा 80 से 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। ऐसे में इस बार आम बहुत खास हो गया है। इसका कारण भी आपने समझ लिया है कि इस बार आम का उत्पादन जो है दूसरे राज्यों में कम हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस बार आम के शौकीनों के लिए आम खाना काफ़ी महंगा सौदा हो सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इस बार मानसून में राजधानी रांची की एक बड़ी बस्ती के आशियाने पर आफत आ गई है। रेलवे की जमीन पर 60 सालों से बसे कुछ घरों को तोड़ने के बाद 102 घरों को नोटिस जारी कर दिया गया है। लिहाजा खौफ के बीच बस्ती के लोगों ने मानसून के महीने तक मोहलत मांगी है, लेकिन इनकी आवाज अभी तक अनसुनी है। देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। रेलवे का जमीन है तो आप उतना ही लीजिए। आप एचईसी का जमीन को आप रेलवे का बता करके हम लोगों को नोटिस दे दिए है ना, उजारने के लिए। तो हम लोग कहाँ जाए? पुनर्वास नहीं दीजिएगा, हम तब तक पुनर्वास नहीं कर दे। हम लोगों को मत उजारिए। गरीबों को बेगुहार करना बंद करो। हम लोग का घर टूट रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब बारिश में फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? हाथों में तख्तियां लेकर एक लाइन से खड़े बच्चे और इनके साथ खड़ी लोगों की भीड़। तस्वीरें रांची के एचईसी रेलवे कॉलोनी के पास की हैं, जहां पर बसे 102 घरों का 60 साल पुराना पता अब बदलने वाला है। दरअसल रेलवे के साथ साथ एचईसी की जमीन पर बने 102 घरों को तोड़ने के लिए रेलवे की ओर से यहां के बाशिंदों को नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस इलाके में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है। 4 मकानों को तोड़ा भी जा चुका है। ऐसे में करीब 60 साल से रह रहे लोगों का सब्र नोटिस मिलने के बाद टूटने लगा है। पहले पुनर्वास किए जाने की मांग हो रही है। मॉनसून के महीने तक डिमोलिशन पर रोक लगाने की अपील भी की जा रही है। एचईसी रेलवे कॉलोनी में एचईसी की जमीन के साथ साथ रेलवे की जमीन भी है, लिहाजा उन लोगों को भी नोटिस दिया गया है जो लोग एचईसी में काम करते हैं या एचईसी से रिटायर हो गए, लंबे समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लोग बताते हैं कि 60 साल पहले से एचईसी में जो लोग काम करते थे उन्हें यहाँ बसाया गया और उन लोगों को भी अब नोटिस दिया गया है। आप लोग यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? जी हाँ, हम 60 साल से ऊपर से यहाँ रह रहे हैं, है ना। रेलवे का जमीन है, रेलवे कहता है कि ये मेरा जमीन है, जबकि हम एचईसी के जमीन में है। अगर रेलवे कहता है कि मेरा ये जमीन है तो अपना अच्छा से अधिकार से नाप करके अपना ले, ना कि एचईसी में घुस करके अपना ले ले। और दूसरी बात है, अभी हम बरसात में कहाँ जाएंगे? अगर वो नोटिस दे दिया है बिना कहे तो हम लोग कहाँ जाएंगे इस बरसात में? रेलवे नोटिस दिया है, हम लोग एचईसी में है, बाकी हम लोग का रेलवे नोटिस दिया है। तो हम लोग सब एक परिवार खानी है, रेलवे वाला अच्छा एचईसी वाला, हम लोग का एक जगह कहीं दे दे। एचईसी रेलवे कॉलोनी में कुल 500 घर हैं, जहां 2500 के करीब लोगों की आबादी बसी है। रेल ट्रैक किनारे रेलवे की जमीन पर कई घर बने हैं। रेलवे की जमीन से ही सटे एचईसी की जमीन पर रेलवे की कार्रवाई से लोगों में खौफ है। कई लोग तो अपने गृहस्थी से जुड़े सामानों को बचाने के लिए खुद ही आशियाने उजाड़ रहे हैं। ये घर आपका है क्या? जी मेरा है। सब घर टूट रहा था तो क्या करेंगे, सब घर को सामान सबको हटा दिए। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? घर से बेघर कर दे रहा है सर। हम लोग को घर चाहिए तभी छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे हम। लोगों के विरोध के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने भी दूसरे मामले में सुनवाई के दौरान ये निर्देश दे रखा है कि मॉनसून के महीनों में किसी गरीब को उसके आशियाने से बेघर नहीं किया जाए। ऐसे में रेल प्रशासन भी कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और गोड्डा के कारीगर छोटे लाल दास वाद्य यंत्र बनाने के उस्ताद हैं। उनका दावा है कि वे चमड़े की खेती करते हैं। दरअसल छोटे लाल दास का परिवार 3 पुश्तों से ढोलक और नगाड़े बनाने का काम कर रहा है। उनकी खासियत तो ये है कि वे चमड़े से बनने वाले सभी वाद्य यंत्र बनाते हैं और इलाके के लोगों के साथ ही बिहार और बंगाल के भी निवासी उनके पास ढोलक और तबला बनवाने के लिए आते हैं। छोटे लाल की माने तो जब से मुख्यमंत्री ने आदिवासी घरों में संस्कृति बचाने के लिए मानदेय दिए जाने की घोषणा की है, तब से उन्हें उम्मीद है कि उनके दिन भी बहुरेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। हाल ही में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि अब मानदेय के थाप पर
पूरा झारखंड जो है वो नाचेगा और जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिनके घर में जो कि पारंपरिक मांदर है या ढोलक है वो सरकार की ओर से दी जाएगी। लेकिन आज जो हम आपको तस्वीरें दिखाने आए हैं वो ये दिखाने आए हैं कि आखिर वो मांदर, वो ढोलक, उस पर थाप जो लगते हैं वो तैयार कैसे होता है। जी हाँ, इस वक्त हम गोड्डा में हैं और गोड्डा का जो पथरिया गांव है, पथरिया के छोटे लाल दास हैं, उनके द्वारा जो ढोलक बनाया जाता है उसकी बिक्री जो मार्केट में है वो काफ़ी ज़्यादा है। छोटे लाल दास बताते हैं कि उनके पास आसपास के क्षेत्र के जितने भी ज़िले हैं या आसपास के राज्य हैं, नज़दीकी राज्य है, वहाँ से लोग इनके पास आते हैं और वो काम यहाँ पर कराते हैं। इनकी माने तो करीबन 4 पुश्तों से ये काम इनका चलता आ रहा है और इन्होंने बताया है कि 4 पुश्त से ये काम करते आ रहे हैं, जहाँ ढोलक, नगाड़े, तबला और तमाम वो चीज़ें जो चमड़े से बनती हैं वो यहाँ पर वो बनाते आए हैं। इनकी माने तो जो और भी लोग ये काम करते हैं लेकिन उनकी जो मार्केटिंग है वो कम इस वजह से है क्योंकि जो एक क्वालिटी होती है वो इनके पास मिलता है, अलग अलग चमड़े जो हैं वो मिलता है। इनके घर के अंदर हम हैं इस वक्त, इनके घर का एक कमरा, उस कमरे में आप देखिए कि किस तरीके से जो वो उपकरण है वो रखे गए हैं, चाहे चमड़े हो, चाहे ढोलक हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे नगाड़े हो, चाहे मांदर हो, वो तमाम चीज़ें यहाँ रखी गई हैं इनके कमरे के अंदर। एक छोटे से घर में किस तरीके से ये बनाते हैं, किस तरीके से उसे डेवलप करते हैं, उनसे हमने बातचीत भी की है। तो उन्होंने बताया है कि उनके घर में जो बताया है कि ये पुश्तैनी चलता आ रहा है और करीबन 3 से 4 पीढ़ी गुजर गई है और वो यही काम करते आ रहे हैं। लेकिन कमाई के नाम पर बहुत कुछ नहीं हो पाता है। 300 से 400 रुपये एक ढोलक को जहाँ बनाने का ये लेते हैं, तो वहीं अलग अलग तरह की जो कीमतें हैं वो भी इन्होंने बताया है। लेकिन अब इनके अंदर वो विश्वास जागा है कि जब मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है कि जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें मांदर और ढोल दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो मांदर और ढोल यहीं से बनकर उनके घरों तक पहुंचेगा और उसके बाद इन्हें जो है वो लाभ मिल पाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और देखिए, मांडर में दूसरे राउंड की गिनती कंप्लीट हो गई है। बीजेपी की गंगोत्री कुजूर आगे है। गंगोत्री कुजूर को मिले हैं 8041 वोट और शिल्पी नेहा तिर्की को मिले हैं 7929 वोट। फर्स्ट राउंड की वोटिंग में शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही थी 50 वोटों से, लेकिन अब फासला और भी ज्यादा बढ़ गया है। गंगोत्री कुजूर अब आगे निकल गई है। बीजेपी की गंगोत्री कुजूर की संख्या बता रहे वोटों की 8041 है और शिल्पी नेहा तिर्की की कुल वोटों की संख्या 7929 है। तो सेकेंड राउंड की वोटिंग खत्म हो गई है और इसके बाद ये नतीजे सामने आ रहे हैं जिसमें गंगोत्री कुजूर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो अभी आगे आती नजर आ रही है। और इससे पहले फर्स्ट राउंड की वोटिंग को अगर हम याद करें तो वहां पर 50 वोटों का फासला था। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है? सेकेंड राउंड में गंगोत्री कुजूर आगे निकल गई। पहले ही मैंने कहा था कि जो चानो प्रखंड में इस वक्त काउंटिंग चल रही है, चानो प्रखंड की, उसमें जरूर कभी कांग्रेस आगे रहेगी, कभी बीजेपी आगे रहेगी और वही तस्वीर सामने आ रही है। आपने देखा कि पहले राउंड में शिल्पी नेहा तिर्की 50 वोट से आगे थी और अब जो दूसरे राउंड का रुझान आया है, जो वोट मिले हैं उसके हिसाब से अब गंगोत्री कुजूर बीजेपी की उम्मीदवार 112 वोट से आगे है। तो ये जो कांटे की लड़ाई है ये आपको चानो प्रखंड में अगले 2 राउंड तक, जो मुझे समझ में आ रहा है, अगले 2 राउंड तक यही तस्वीर और देखने को मिलेगी। 5वें राउंड से फिर ये देखना होगा कि जिस तरह से जो भी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिस किसी का भी उम्मीदवार अगर लीड लेता हुआ दिख रहा है तो क्या वो मांडर प्रखंड का जब ईवीएम खुलेगा, उस इलाके के ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, तब क्या वो बढ़त बनाए रख पाने में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये बहुत मजेदार होगी। क्योंकि चान्हो में ये पहले से माना जा रहा था और जो अब तक के जो रुझान आ रहे थे, जो मतदाताओं से बात करने के बाद जो बातें सामने आ रही थी, उससे यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर चान्हो में होना तय है और वही ईवीएम से दिख भी रहा है, प्रतीत भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए और मांडर उपचुनाव से संबंधित हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी सेकेंड राउंड की वोटिंग में इस वक्त अगर हम बात करें तो शिल्पी तिर्की पीछे हो गई हैं और गंगोत्री कुजूर आगे आ गई हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।